लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मर्यादा और संस्कारों की, बात संस्कृति की। दरअसल बात है अनिरुद्धाचार्य के उन बयानों की जिन बयानों के बाद समाज अब 2 हिस्सों में बंट गया है। देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों का नजरिया बदल रहा है और इससे देश का निर्माण हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां देश का स्वरूप बदल रहा है और उसके बाद ऐसे बयानों के बाद अनिरुद्धाचार्य ने जो टिप्पणियां महिलाओं के लिए की, उन टिप्पणियों के बाद महिलाओं की अस्मिता पर सवाल उठे। जिन्होंने हमेशा संस्कार और मर्यादा का पालन किया, अब बहस इस बात पर है कि क्या सरकार की कोई परिभाषा ये तय कर सकती है या फिर समाज मिलकर इसको तय करेगा। आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य के उन बयानों को जिन पर सबसे ज्यादा पूरे देश में विवाद हुआ। सुनिए। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा। लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन है, कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज के लड़के चरित्रहीन हैं। आपको बताने की क्या जरूरत है, एक आकलन है, हिसाब लगाइए। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। हाँ या ना जी गुरुजी। पहले के लोग बड़े आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं, क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। अब इसे बेबाकी कहें या बाबा की बदजुबानी कहें, आपने सुना होगा कि देश भर में पिछले 2 महीनों से अनिरुद्धाचार्य जी हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हैं। आप महिलाओं की अस्मिता का, उनके चरित्र हनन का और उनकी ब्रेन मैपिंग का बाबा ने पूरा का पूरा एक तरह से ठेका ले रखा है। अभी आपने कुछ स्टेटमेंट सुने, कुछ ऐसे बयान सुने जिनसे पूरे देश में महिलाओं का गुस्सा जागृत हो गया और जगह जगह इस तरह से महिलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षित होने और आत्मनिर्भर होने वाला ये देश जहां पर महिलाओं पर इस तरह की चर्चा हो रही है, महिलाओं पर चरित्र हनन हो रहा है। गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए, बात उनसे करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त अंबर जैदी जी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। अंजू प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश। इशिका तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं और महंत योगी उमेश पुरी जी जूना अखाड़ा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी ने बाबा के द्वारा, अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा जो टिप्पणियां की गई होंगी वो टिप्पणियां भी सुनी होंगी। सबसे पहले तो महंत योगी उमेश पुरी जी जो जूना अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं, मैं सर आपके पास आऊंगी। महंत जी,
ये जो टिप्पणियां की गई हैं अनिरुद्धाचार्य के द्वारा, कितना आसान होता है कि एक महिला पर पूरा का पूरा चरित्र हनन कर लेना, उनकी उनसे जुड़ी चीज़ों पर तमाम बातें बोल देना और आराम से उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर इस तरह की कथाएं कर देना, बात कर देना। आप उनको सपोर्ट करते हैं, क्या आपको उनकी की गई टिप्पणियां ठीक लगती हैं, उनके कहे गए वाक्य ठीक लगते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि महिलाओं के बारे में ही ये चर्चा नहीं है। वह बात अगर हम सही तरह से उनकी बात को सुने तो पुरुषों के बारे में भी उनका यही वक्तव्य था, लेकिन हमने क्या करा है कि महिलाओं को ही उस विषय हमने पकड़ लिया और उसको चर्चा का विषय बना दिया। देखिए, वर्तमान संदर्भ में जिस प्रकार से भारत का माहौल है और इस आधुनिकता के युग में जिस प्रकार से हमारी नौजवान युवक और युवती भटक गए हैं, उसको एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है, मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि सारे के सारे न्यूज़ चैनलों ने क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने की जिम्मेदारी को प्रमोट करने का काम करना प्रारंभ कर दिया है? क्या मीडिया वाले इसको समर्थन करते हैं? क्या देश के कथावाचकों को, साधु संतों का ये काम नहीं है कि समाज की युवक युवतियों को मार्गदर्शन देना, वो जो उस काम को कर रहे हैं? मुझको लगता है कि वर्तमान संदर्भ के अंदर भारत की जो युवक युवतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा है, जिसी का परिणाम है हम लोग देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप के अंदर क्या परिणाम निकल रहे हैं। अब भैया, एक लड़का लड़की अगर 4-4, 5-5 वर्ष रहता है, उसके बाद विवाह करता है और विवाह के बाद हमने देखा बड़ी संख्या में उनके डाइवोर्स हो जाते हैं। तो भैया, डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? कि 5 वर्ष कम होते हैं क्या किसी को समझने के लिए? अगर उसके बाद भी डाइवोर्स हो रहे हैं तो हमको लगता है कि ये आधुनिकता का ये प्रचलन भारत में समाप्त होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस आधुनिकता के युग में हमारे देश की संस्कृति को भी कहीं ना कहीं कुठारा आघात लगाने का काम किया जा रहा है। मुझको लगता है कि न्यूज़ चैनल जितने भी हैं उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को ऐसे पीछे पड़ गए हैं जैसे कोई नेवला सांप के पीछे पड़ जाता है, उनके पीछे ऐसे पड़ गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। कथावाचकों का काम, साधु संतों का काम नेतृत्व करना है। और मैं अनिरुद्धाचार्य के प्रत्येक वक्तव्य का समर्थन करता हूं। समझ गई। अब सबसे बड़ी बात ये बताइए कि क्या अनिरुद्धाचार्य को हमारा देश, हमारा संविधान उनको मॉरल पुलिसिंग का अधिकार दे दिया गया है क्या, जो महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं? इसके पीछे उनका पूरा परिवार है। अपने परिवार में अगर महिलाएं हैं, इस तरह की चीजें वो कर रही हैं, तो उनके परिवार को कोई आपत्ति नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लिव इन को लेकर देश का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी उसको मान्य करार दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि बाबा को ऐसा कहना चाहिए? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मुझको लगता है कि मेरी बात को ना इस टाइम आपके चैनल के माध्यम से पूरा भारत देख रहा होगा। मैं बड़ी गंभीरता से बोलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है उसका समर्थन किया। मैं आपको बोलता हूं कि भारत का 95% जो परिवार है, 95% बोल रहा हूं मैं आपको, जो माता पिता हैं, वो लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन नहीं करते। इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने। जहां तक नैतिकता की बात है, मैं आपको बोलता हूं, साधुओं ने, संतों ने, कथावाचकों ने सदैव समाज का नेतृत्व किया है और नैतिकता के आधार पर अपने समाज को नैतिकता के पथ पे लाने का काम नैतिक आधार पर अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें बुराई क्या है? अब क्या हो गया? तो सर, मैं आपको बताता हूं। आपकी बात मैं ठीक है, मानती हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो विनम्रता होनी चाहिए, सबके लिए समान भाव होना चाहिए। लेकिन महिला पर वो इस तरह की टिप्पणी कर देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अंबर जैदी जी भी हैं। अंबर जैदी जी, ये बताइए कि आजकल जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लगातार चीज़ें उनके द्वारा हो रही हैं, विकास लगातार जिस तरीके से हो रहा है, लेकिन क्या आज के आधुनिक युग में एक महिला का मॉडर्न होना क्या ठीक नहीं है? सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है महिलाओं पर ही हो रही है, उनके चरित्र हनन पर हो रही हैं, अलग अलग तरीके से इसको कोट किया जा रहा है। अंबर जैदी, स्वाति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और सवाल ये है कि हम यहाँ पर कोई भी, मुझे लगता है कि इंक्लूडिंग स्वाति और अंजू जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक राय हो सकती है। आपको कुछ लगता है, मुझे कुछ लगता है, जो लोग उसमें रहना चाहते हैं उनकी अलग अलग मानसिकता हो सकती है, अलग मान्यता हो सकती है। लेकिन हमें यह समझना होगा, जो मेरे विचार हैं वो आपके नहीं हो सकते, तो हम अपने निजी विचार किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, जबकि हमारा संविधान सबको
राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज देता है किसको। आज तो कानून बन गया कि उस रिश्ते से उत्पन्न हुई संतान के अधिकार और सबको प्रोटेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके पहले भी राइट टू चूज था। उससे पहले हमारे सामने बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे को जो पसंद करते हैं अपने साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं कि मॉडर्न लोग, अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जहां पर एक 80-85 साल के बुजुर्ग कितने ही सालों से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और वो कहते थे कि मुझे इस महिला से प्यार है। हम जिससे प्यार है आपको, उसके लिए आपको किसी कागजी बंधन की जरूरत नहीं होती। और सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो प्रेम की है। तो आप प्रेम भाव को बिल्कुल तरह से आप उनको आप वैश्या बोल दें, उन महिलाओं को कुत्ता बिल्ली वाला रिलेशनशिप बोल दें, या आप उनको बोलें कि महिलाओं को अगर वैश्या को वैश्या ना कहा जाए। आपको कैसे पता कौन महिला वैश्या? अगर कोई लिव इन में माता सीता को उन्होंने जब नहीं छोड़ा, माता सीता की सुंदरता उनका सबसे बड़ा दोष बता दिया। जब ऐसे लोग माता सीता को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आम महिलाओं के लिए तो कुछ भी कहेंगे। जी, बात वही है कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो महिलाओं के बीच बैठकर महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी की बात करते हैं, जिनको ये नहीं पता कि महिलाओं के बीच में रहकर आपको किस तरह की वाणी का इस्तेमाल करना है। आप महिलाओं का अपमान करते हैं, माता सीता को नहीं छोड़ते, बोलते हैं कि वो सुंदर थी, उनकी गलती थी इसलिए उनका अपहरण हुआ। आप जरा सोचिए मानसिकता क्या है। आपको ऐसे लोगों को ठीक करने की जरूरत है। टेस्ट ड्राइव की बात वो करते हैं, माता सीता का वो जिक्र करते हैं, 25 साल की लड़कियों की शादी की वकालत वो करते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। मैं यहाँ पे आ रही हूँ करने नहीं, मैं जी हाँ जी जी आप बोलिए। जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। मैं यहाँ पे ना व्यक्ति को डिस्कस नहीं करने आई हूँ, मैं सोच को डिस्कस करने आई हूँ। और मैं अनिरुद्ध आचार्य जी का मैं ना पहले उनके कर्म देखती हूँ, तो जब मुझे दिखाई देता है कि वो सब तरह की महिलाएं, चाहे वो वृद्ध महिलाएं हो, चाहे वो गौ माता ही क्यों ना हो, हम सॉरी आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्ट। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। आई एम सो सॉरी। तो वो पहले तो सारी महिलाओं का सच में सम्मान करते हैं, उनके कर्मों में साफ साफ दिखाई देता है। दूसरी बात ये है कि वो किसी को आके नहीं बता रहे हैं, लोग उनके मंच पे जा रहे हैं तो वो अपने मंच पे, जैसे अंबर जी को बिल्कुल राइट है अपना ओपिनियन रखने का, उनके पास राइट है अपना ओपिनियन रखने का अपने कथा में। वो किसी के घर जाके किसी को जोर जबरदस्ती से ये नहीं कह रहे कि आप ये फॉलो करिए। दूसरी बात, लिव इन रिलेशनशिप का जो बोला जाता है कि भाई वो लीगल हो गया, लीगल तो दारू भी है, लीगल तो सिगरेट भी है, क्या वो हमारे लिए सही है? देश में और भी सोसाइटी के लिए सही नहीं है वो। क्या सिर्फ महिलाओं पर ठेका ले लिया है बाबा जी ने? महिलाओं पर ही उनकी कलम कथा चलेगी, महिलाओं का ही वो चरित्रानन करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे? आखिरकार किसने अधिकार दिया है ऐसे तथाकथित कथावाचकों को? किसने अधिकार दिया है? महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणियां शायद आपने ना सुनी हो, ऐसी चीजें। अब आप सोचिए कि आजकल की जो लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े बड़े टास्क उन्होंने हैंडल किए। अब आप सोचिए कि इस तरह की टिप्पणियां वो देश की बेटियों के लिए कर रहे हैं, इसको क्या सहा जाए? देखिए, पहली चीज, मैंने उनका साथ तब तक नहीं निभाया था जब तक मैंने आधी सेंटेंस सुना था। कथा होती है 1-1.5 घंटे से ऊपर की, हम उसको 30 सेकंड 90 सेकंड की रील बता देते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। दूसरी चीज ये है कि कौन वो किसको मना कर रहे हैं? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर करने से मना कर रहे हैं? क्या सिर्फ लिव इन से ही आप सशक्त होती हैं? क्या लिव इन से ही लड़की एम्पावर होती है? एक सूडो फेमिनिज्म ना प्रमोट करा जाता है। आदिवासी जो जितने में वन में महिलाएं, जब बाबा पर आवाज उठती है तो बाबा ये कहते हैं कि अगर वैश्या को वैश्या कह दिया जाएगा तो वैश्याओं को बहुत खराब लगेगा। एक बाबा किस तरह के शब्द होते हैं क्या आप बताइए? व्यासपीठ की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठता है उसके पास थोड़ी सी तो मर्यादा होनी चाहिए ना। ठीक है, आप समाज को सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने वाक्यों पर, अपने शब्दों पर तो कुछ ध्यान दीजिए ना। मुझे एक बात बोलने का मौका दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल। पहली चीज ये है कि मैं उनकी भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, मैंने उनकी बातें सारी की सारी सुनी है, तो उसके अंदर वो वैश्या को वैश्या बोल रहे हैं, या वो बोल रहे हैं कि हम एनिमलिस्टिक लस्ट वाले बिहेवियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स में। उनके बोलने का ढंग बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम आज हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, पर हम अपने गुरुजन की सुनना नहीं चाहते हैं, जो एक सोसाइटी को सही रास्ता दिखा रहे हैं कि आप लिव इन से बाहर निकलिए, लड़कियों को असली एम्पावर होना चाहिए। और उन्होंने लड़का लड़की दोनों के बारे में बात बोली है, किसी एक वर्ग के बारे में नहीं बात बोली। तो बिल्कुल आप ये बात मानेंगी मानवी तनेजा की बदजुबानी और ज्ञान बांटना बहुत अलग चीज है। इशिका तनेजा जी,
आप ये बात मानेंगे कि बदजुबानी अलग चीज है, ज्ञान बांटना अलग चीज है, महिलाओं का चरित्र हनन का सर्टिफिकेट देना अलग बात है? दोनों बातों से, अगर जैसे कि मैं पेट्रियार्कल माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मुझे ये नहीं लगता कि हमें चरित्र निर्माण का और पूरे समाज के निर्माण का बोझ सिर्फ लड़कियों पे डालना चाहिए। अंजू प्रजापति भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की। अंजू प्रजापति, आप इस पर क्या कहेंगी, क्योंकि पिछले 2 महीनों से इस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है और बाबा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि बीच में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उसके बाद भी लगातार महिलाओं पर हमला कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही है। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने भी इस पे उनका स्टेटमेंट आया था। भाई जो भी साधु संत हैं उनको समाज के लिए सुधारात्मक पहलू होना चाहिए, ना कि इस तरह से गलत बयानबाजी करना और महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। उनको कहीं से राइट नहीं है कि इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें। समाज सुधारने का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो एक आपकी भाषा या आप जो संस्कार वहां मंच के माध्यम से दे रहे हैं, तो संस्कार देने का काम करें, ना कि किसी का कैरेक्टर आप दिखाएं। आप महिलाओं का कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करें, गलत शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि वेश्या को वेश्या कह दिया जाता है तो बुरा लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर वेश्या को आप वेश्या कह रहे हैं तो वेश्या को बनाने वाले कौन है? जी, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने की बजाय बाबा ये कहते हैं कि 14 साल की बच्ची को शादी के बंधन में बांध दिया जाना चाहिए। अर्थात वो ये चाहते हैं कि महिलाओं को एक बेड़ियों में बांध देना चाहिए पहले की तरह, और पहले जो होता था वो बिल्कुल ठीक था। मतलब बाबा के अगर हम प्रवचनों को सुने तो ये उनका मतलब बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है उनका कि 14 साल की बच्ची जो उसकी खुद की समझ नहीं होती उसकी शादी कर देने का क्या मतलब है। अगर ये निर्णय जो है पहले सही रहा होता तो आज भी वो चल रहा होता, उसमें परिवर्तन क्या ठीक है। बाबा इस पर कुछ कहना चाहते हैं, मैं योगी उमेश दुबे पुरी इसमें कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस पर उमेश पुरी जी? एक कथावाचक के मुंह से इतनी अभद्र बातें, हालांकि कुछ अच्छे पहलू हैं लेकिन लोग अच्छे पहलुओं पर कम ध्यान दे रहे हैं। जो गलत शब्द उनके द्वारा कहे गए उसी पर सबसे ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है। अंबर जैदी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अंबर जैदी जी, जिस तरीके से हमारा समाज लगातार एक तरह से पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है, चीजें बदल रही हैं, लड़कियां बदल रही हैं, पहले की तरह चीजें अब नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो चीजें हैं, महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी करना, 25 साल से कम महिलाओं के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, टेस्ट ड्राइव जैसी बातें, एक अभिभावक भी, एक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। मतलब आप उन पेरेंट्स के संस्कारों पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग पर सवाल उठा रहे हैं, और जो डिबेट है सिर्फ बेटियों पर ही क्यों? एब्सोल्युटली, देखिए यहाँ पर कई सारे लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया और कहा कि वो सबको बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने महिलाओं को वैश्या कहा है। उन्होंने कहा छोटे कपड़े पहनकर वो चाहती हैं कि उनको देवी कहा जाए, वैश्या को वैश्या ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। आप ये नहीं सोचे कि कोई भी महिला अपनी मर्जी से वैश्या नहीं बनती, किस हालात में कैसे कैसे वैश्या एक बच्ची को, महिला को बनाया जाता है। वो आए और वो एनजीओ जो महिलाओं को रेस्क्यू करते हैं, उनका उत्थान के लिए काम करते हैं, उनसे पूछे, वो आए मेरे से ले जाए केस स्टडीज में उनको देती हूँ कि कैसे कैसे उनके घर वाले, उनके भाई, उनके पति, उनके रिश्तेदार उनको बेच देते हैं और उनको सड़कों पर बैठाकर उनको वैश्या बना देते हैं। आप उन महिलाओं की जो उन पे व्यथा है उसको सुने, उसको सुधारने का काम करें कि महिला को वहां तक ना पहुंचाया जाए, ऐसी सिचुएशन हमारे देश में ना हो। हम उन पुरुषों को सुधारें जो महिलाओं को वैश्या बनाने का काम करते हैं, या वो परिवार या वो अभिभावक जो अपनी बच्चियों को बेच देते हैं। मुझे लगता है कि वो बाबा जो व्यासपीठ पर बैठते हैं उनको ग्राउंड पे उतरकर तो बच्चियों के साथ हो रहा है, जो इलीगल योगी उमेश पुरी जी, अगर आपको आवाज आ रही हो हमारी, आप अगर अंबर जैदी जी को सुन पा रही हो या दूसरी पैनलिस्ट महिलाओं को आप सुन पा रहे हो, तो आप जवाब देने की इस पर कोशिश कीजिए कि एक कथावाचक के मुंह से इस तरह की भाषा, जहां विनम्रता की अपेक्षा की जाती है, जहां समानता की आशा की जाती है, व्यासपीठ पर बैठने वाले ऐसे लोगों से इस तरह की जुबान अगर वो बोलेंगे तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? मेहनत योगी उमेश पुरी जी, आवाज ही नहीं आ रही जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, उनसे अभी मेरी आवाज अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। अंबर जैदी जी, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात, उसके बाद। जी बिल्कुल, मैं स्वाति में यही बोल रही थी कि देखिए व्यासपीठ पर जो इतने बड़े स्थान पर होता है, हम उससे अनबाइज्ड एक अप्रोच की, एक सोच की उम्मीद रखते हैं कि जो लोग धर्म को, समाज को, मानवता को समझते हैं, वो किसी को भी दुनियावी जो बंधन होते हैं उनसे ऊपर उसका समझते हैं। एक महिला, एक बच्ची कैसे वैश्या बनी,
आप वो एनजीओ से उनके लिए काम करें, उनसे जाकर पूछिए। यहाँ पर बैठी हुई है ये बहन महिला आयोग से, उनसे पूछिए, उनके पास केस आते हैं, हम लोगों के पास केसेस आते हैं। अंजू जी से पूछिए कि किस हालात में आप देश के वेस्ट बंगाल से चले जाए, नॉर्थ ईस्ट से चले जाए, अलग अलग राज्यों से परिवार के लोग बच्चियों को बेच देते हैं चंद हजार रुपए के लिए, और उनको जो लोग रेस्क्यू करके उनके घर पे भी पहुंचाते तो कहते थे हमें नहीं चाहिए, वो डर जाते। तो ऐसे हाल में आप किस तरह से उस महिला को ये जिम्मेदार ठहराएंगे कि वैश्या को वैश्या ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? ये बहुत ही दुखदायक बात है कि इस तरह से हमारे जो धर्माचार्य हैं या जो कथावाचक हैं वो इस तरह से महिलाओं के लिए सोच रखते हैं, उनको वर्तमान समय में अंबर ज़ैदी जी, जो महिलाएं स्वतंत्र हैं, महिलाओं को इतनी आजादी मिल रही है, और इन बाबाओं को लगता है कि महिलाओं को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि महिलाओं की आजादी पर ही सबसे ज्यादा ऐतराज है। महिलाओं का चरित्र हनन सबसे ज्यादा आसान हो चुका है टीवी पर करना, और मुझे लगता है कि अपनी रील वायरल कराने के लिए भी इस तरह की चीजें होती हैं। एब्सोल्युटली, वो जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो वायरल हो रहे हैं, उनको मीडिया में स्पेस मिल रहा है, तो इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें रिपीटेडली कर रहे हैं। ही इज अ सीरियल ऑफेंडर, वो लगातार माता सीता से लेके आम महिला तक में कुछ भी बोल डालते हैं। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि भाई आप व्यासपीठ पर बैठकर सिर्फ देवियों से लेकर आम महिला तक का अपमान करने के लिए बैठे हुए हैं। अंजू प्रजापति जी क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि इससे पहले बाबा ने माफी भी मांगी लेकिन उसके बाद भी बाबा सुधरे नहीं, लगातार इस तरह की चीजें कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि अंबर ज़ैदी जी ने कहा, मैं इससे उनकी बातों से 100% सहमत हूँ कि जो बच्चियां महिलाएं पुरुषों के द्वारा बेच दी जाती हैं उनको हम रेस्क्यू करते हैं, और जो बच्चियां वापस लाते हैं उन्हीं के माँ बाप उन बच्चियों को लेने को तैयार नहीं होते हैं। तो अगर ये बाबाओं ने धर्म मतलब समाज को सुधारने का ठेका ले रखा है तो कम से कम उन पुरुषों को भी तो ज्ञान दो आप कि महिलाओं को उस कैटेगरी में लाकर खड़ा कौन कर रहा है, बेच कौन रहा है। उनको भी समाज सुधारने का उनके लिए भी प्रवचन करिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अपशब्द बोलना और उनको इस कैटेगरी में लाके खड़ा करना, इसका राइट उनको नहीं दिया गया। समाज सुधारने का राइट दिया गया तो समाज सुधारने का प्रयास करें ना वो। उमेश पुरी जी, अगर आपको आवाज आ रही हो, उमेश पुरी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारी तमाम महिला पैनलिस्ट की बात अगर आपने सुनी हो तो एक तरह से बहुत खराब लगती है, और जो एक तरह से बाबा पर करोड़ों लोग जाते हैं, और सबसे ज्यादा तो आप सोचिए कि प्रवचन सुनने वाली महिलाएं होती हैं, उनको कितनी आहत पहुंचती होगी जब बाबा इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उनकी सभ्यता, उनके संस्कार, और सीधे तौर पर आजकल जो महिलाओं को आज़ादी मिली है, सबसे ज़्यादा उनकी आज़ादी को लेकर ही वो सवाल उठा देते हैं। देखिए, मैं एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लाखों महिला अनिरुद्धाचार्य जी के प्रति अपनी आस्था रखती है, और इस आस्था के कारण से ही आप देखते होंगे कि बड़ी संख्या में लाखों महिलाएं उनके इस कथा के कार्यक्रम में वहां पहुंचती हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा है, उसमें पूर्ण विश्वास भी रखती हैं। अगर अनिरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के विरुद्ध कुछ बहुत ज़्यादा गलत बोला होता तो मुझको लगता है कि महिलाओं की उपस्थिति वहाँ शून्य हो जाती। आज बड़ी संख्या में महिलाएं वहां अपने परिवार के साथ, पुत्री के साथ जाती हैं, केवल क्योंकि उनके प्रति आस्था है। और लाखों महिलाओं को लगता है कि उनके परिवार में अनिरुद्धाचार्य जी के कथानुसार उनके जीवन में परिवर्तन आया है, और इस परिवर्तन के अनुसार उनकी आस्था उसके प्रति है। मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ पर वृंदावन में ये कथा होती है, बड़ी संख्या में, लाखों संख्या में देहात की महिलाएं, गांव की महिलाएं होती हैं, और गांव की महिलाओं के साथ जो उनका संवाद होता है वहाँ की हमारे देश में उन्होंने ये कहा कि कुत्तों का कल्चर है, टेस्ट ड्राइव करने जैसी बात, मुंह मारने जैसी बात, वैश्या जैसी बात, एक इतने बड़े कहा जा सकता है कि एक इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर क्या ये आपको लगता है कि शोभा देती है? आप दूसरे शब्दों में भी इस चीज को समझा सकते थे, आप दूसरी तरीके से एक अभिभावक की तरह समझा सकते थे, लेकिन आप इस तरह के शब्दों को आप कह रहे हैं, तो आप सोचिए कि किस समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक तरह से आप लैंगिक असमानता को भी बढ़ावा दे रहे हैं अपने प्रवचनों से। आपको नहीं लगता? देखिए, निश्चित तौर पर अगर किसी प्रकार की असमानता की बात होती तो महिलाओं की उपस्थिति वहाँ बिल्कुल शून्य हो जाती। पुरुष और महिलाएं दोनों उनके उस कार्यक्रम के अंदर आते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ कि आप में से जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, क्या लिव इन रिलेशनशिप का समर्थन करते हैं क्या? अरे भाई, लिव इन रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि शादी से पूर्व आप किसी लड़के के साथ एक कमरे में 4-5 वर्ष रहेंगी? क्या ये भारतीय संस्कृति के अनुसार ये ठीक है क्या? हमारी संस्कृति को स्वीकार नहीं करती। मुझको लगता है कि अंबर ज़ैदी जी, बिल्लियों का अंबर ज़ैदी जी क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पर कोई भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पर हम कोई भी इस बात का को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि सबको लिव इन में रहना चाहिए, लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जो कोई भी ये अधिकार है, राइट टू चूज, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारी चीजें संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत है। अगर आपको इतना ही ऐतराज है तो आप जाएं कोर्ट में, इन सारे जो भी फंडामेंटल राइट्स है इनको चैलेंज कर दीजिए। मुझे बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं, मुझे पर्सनल लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। कोर्ट जाएंगे उमेश पुरी, कोर्ट जाएंगे उमेश पुरी, कोर्ट जाएंगे, दूसरे पर जाकर थोप दूं या उनको मैं वैश्या बोलूं या उनका चरित्रहरण करूं, ये नहीं। हमें समझना चाहिए कि हमारे दायरे क्या है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है। तो मुझे फ्रीडम मिली, इसका मतलब ये नहीं मैं दूसरों पे सोच या पूरे देश का चरित्रहरण करने के लिए निकल जाऊं। हमें समझना चाहिए कि उसका जवाब फिर उसके बाद लेंगे। और आपको समाज का मार्गदर्शन करना है तो आप सही तरीके से और सही शब्दों के इस्तेमाल कीजिए। आपके शब्द सही होने चाहिए। इशिका तनेजा जी। जी जी, मैं उनके शब्दों के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था, लिव इन जी हाँ, लिव इन रिलेशनशिप जो है वो तो आदिकाल से चलता आ रहा है। हमने लड़कियों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ले, जब उसको प्रेग्नेंट करे या उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई हो और उसको एक पूरा परिवार मिले ताकि इकोनॉमिकली, सोशली परिवार अच्छी तरह से आगे बढ़ पाए, इसलिए मैरिज का पूरा ये जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ। उसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे एक सूडो फेमिनिज्म जो हम लिव इन आगे प्रमोट कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़का उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो उसके नाम के फादर का नाम क्या होगा, बड़ी सारी परेशानियां आ रही थी। उस परेशानियों से डील करने के लिए लीगल, एक सेकंड बोलने दीजिए अंबर जी, उन परेशानियों से बचाने के लिए अंबर जी मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। जब आप बोलते हैं तो मैं बोलने देती हूँ। बच्चे का बाप क्या है, बातें ना करें। प्लीज और जो महिलाएं लिव इन में रहती हैं, to shout on each other. I'm not here to shout on each other. Please have some patience when you are talking. I'm not talking. Please have some patience. अंबर सुन लीजिए एक बार, फिर उसके बाद Thank you so much, अंबर। जब बहुत सारी परेशानियां सोसाइटी में आने लग गई क्योंकि हमने लिव इन जैसी चीजों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया, तो लीगल स्ट्रक्चर को लगा कि हम अपनी महिलाओं की रक्षा कैसे करें। रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही हो जाती है। तो लीगल राइट्स जितने भी लड़कियों को मिलने शुरू हुए वो इसलिए मिलने शुरू हुए क्योंकि लड़कियां प्रताड़ित हो रही थी। लेकिन गुरुजन जब उसके अगेंस्ट बात करते हैं, क्योंकि वो हमारी सभ्यता नहीं है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महिला वर्ग के खिलाफ इनजस्टिस हो रहा है बहुत सारी तरीकों से। लड़कियों के रेप्स होते हैं, वहां पे उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। तो जब लड़कियों को इतना प्रताड़ित करा जाता है तो वो कहां जाए, तो फिर वो लीगल सोर्सेज से अपनी सहायता लेती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात अंबर ज़ैदी जी सही है। जो बात यहाँ पर उठाई जा रही है इशिका तनेजा की तरफ से। जी स्वाति जी एक सेकेंड। हाँ। जब हमारे यहाँ पे शादी होती थी तो पगड़ी प्रथा होती थी। जब पगड़ी प्रथा होती थी तो हम पूरे के पूरे दो समाज के लोग आते थे साथ में और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कि कहीं अगर हस्बैंड मर भी जाए, नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, तो पूरा का पूरा समाज उसका ख्याल रखता था। लिव इन में कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। वो लड़का अगर नहीं रहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? उसकी परिवार वाले तो आके नहीं लेंगे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एक लड़की के लिए और एक लड़की की सेफ्टी के लिए, उसकी असली सशक्तिकरण की वजह से ये सारी की सारी चीजें बनाई गई हैं। हम तो आज की लड़कियां इतनी स्वतंत्र हैं, अपना अच्छा भला बुरा सब कुछ जानती है। अंबर ज़ैदी, आज की लड़कियां इतना स्वतंत्र है, मुझे लगता है इतनी स्वतंत्र है। एक लड़की पढ़ी लिखी है, एक लड़की, क्या कहेंगी इस पर? देखिए स्वाति, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो गांव में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, वो तो जाकर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती हैं। वो तो बिल्कुल समाज के इतने ज्यादा उसमें रहती हैं कि उनको स्कूल कॉलेज जाना उनका मुश्किल होता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। जो लड़कियां लिव इन में रह रही होती हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और इंडिपेंडेंटली ये फैसला लेती है कि मैं जिस इंसान को पसंद करती हूँ रहना चाहती हूँ, और उसमें उस रिश्ते का परिणाम जो होता है उसके लिए वो दोनों जिम्मेदार होते हैं। हमारे सामने कई सारे आप उनके फैसले को पूरी तरह से बेचारी अबला नारी बना के पेश करेंगे, बिल्कुल गलत है। जो लोग अपने इंडिपेंडेंटली ये फैसला लेते हैं पूरे समाज के विरुद्ध जाकर कि ये मेरा फैसला है, मैं इस फैसले से जो कुछ भी होता है उसके परिणाम मैं जिम्मेदार हूं, तो आप ये अबला नारी खींच रहा है। फिर भी सरकार ने कानूनी ढांचा दायरे में लाकर उस रिश्ते से उत्पन्न संतान को पूरी तरह से, जैसे नॉर्मल शादी से बच्चे को राइट मिलते हैं वैसे ही सब अधिकार मिलते हैं। तो इतना हौला तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप अपनी अपनी तरह हो सकता है। महिलाओं के साथ
तो शादी नहीं Please होता don't है, promote wrong हमारे facts, पास Amber. आके You are देखिए, sitting on a शादी में national channel. उत्पन्न हुई संतान को उसका अधिकार नहीं मिलता, महिलाओं को खर्चे गुजारे भत्ते नहीं मिलते, उनके पुलिस उनको पीटते। अभी आपने 2-3 केसेस दिखाए कि दहेज के नाम पर ससुराल वाले ने पति ने जलाकर मार दिया, उनकी कोई सुध नहीं लेगा कि शादी में क्या कुछ हो रहा है। आप लिव इन में रह रही महिलाओं की बड़ी सुध कर रहे हैं, ये बड़ा आप देखिए समाज के पूरे उसके नाम ऋषिका, आप करिए ना। महिलाओं के ऊपर डालकर अरे आप महिला को ज्यादा सशक्त करिए शादी के अंदर। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लिव इन प्रमोट करने लग जाएंगे और आप रॉन्ग फैक्ट्स बता रही हैं अंबर। तो सारी महिलाओं की बात क्यों नहीं हो रही? अंबर लिव इन में आधे से कम राइट्स मिलते हैं एक लड़की को, जो शादी में मिलते हैं। शादी में उसको एक सोशल प्रोटेक्शन मिलता है, उसको लीगल राइट्स मिलते हैं। लिव इन में उसको कोई इतने राइट्स नहीं मिलते हैं। बच्ची की शादी कराने की बात कर रहे हैं, सारी मानसिकता को प्रमोट कर रहे हैं। ये भारतीय सनातनी कल्चर नहीं है, आप कहीं और किसी और दिशा में जा रहे हो। सनातन में महिला का सम्मान है और इस तरह के अपशब्दों की बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इतने सालों सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़कों को कोई नैतिकता के कटघरे में नहीं खड़ा करता। सबसे ज्यादा सवाल जो घेरा बन जाता है ना, गोल घेरा जो बन जाता है, वो महिलाओं के कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। दिशा में जा रहे हैं कोई भी व्यक्ति नो 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 ठीक है, आप सारे अपने के point सारे रखिए। गुरुजी, आप ऋषिका। प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, आप उनके पूरे प्रवचन सुनिए, वो तो सबको वो यूथ को कर रहे हैं। और भाई अगर हमारे गुरुजन हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाएंगे तो फिर कौन सिखाएंगे? दूसरी चीज, आप गलत फैक्ट्स बता रही है। जितने लड़की को एक राइट्स मिलते हैं मैरिज के अंदर, उससे 1/3 भी नहीं मिलते होंगे आपको लिव इन के अंदर। दूसरी चीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है उसकी लेने के लिए? सिर्फ एक लीगल कुछ नहीं होता है, आपको सोसाइटी में रहना है। हम ये वेस्टर्न कल्चर क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं अपने पूरे देश में? स्लो पॉइजन है लिव इन रिलेशनशिप। आपका चॉइस कोई नहीं छीन रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि आप लिव इन में मत जाइए, लेकिन सही दिशा एक गुरु ही आपको दिखाएगा। गुरु दिखाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है ऋषिका तनेजा जी, गुरु को दिखाना चाहिए, लेकिन शब्दों की गरिमा महिलाओं के अनुरूप होनी चाहिए। शब्दों की गरिमा महिलाओं के अनुरूप होनी चाहिए। गरिमा से जो व्यक्ति भटकेगा इधर उधर, उसके खिलाफ समाज में भी आवाज उठेगी। इसीलिए तो महिलाओं के लिए अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं, लेकिन अगर आप ओछी टिप्पणियां करते हैं तो वो महिला समाज को बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार मैं अंजू प्रजापति क्या कह रही है? हाँ ईशिका जी कहिए। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, हम में से किसी को भी नहीं अच्छा लगता जब उन्होंने बोला कि 14 साल की लड़की का विवाह हो जाना चाहिए। मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। उसमें मैरिटल रेप्स होते हैं, लड़की फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से वो सशक्त नहीं होती। अंजू प्रजापति जी, लेकिन जो लीगल पॉइंट्स यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स, देखिए मुझे लगता है आज हर एक लड़की जानती है कि क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां, और अगर एक लड़की जा रही है तो उसकी स्वतंत्रता है। ले ही नहीं रहा है स्वाति जी, हमने कब मना करा कि आप ये चीज मत करिए? ठीक है, आ रही हूं। लेकिन एक दिशा तो बहुत देर से लिविंग में जा रही है, वो फाइनेंशियली ठीक है सिक्योर है, ये उनका खुद का डिसीजन होता है। हालांकि मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ कि लिव इन का समर्थन करना है। ये माँ बाप को और समाज का संस्कार देना है कि वो लिव इन में नहीं जाएं। बट जो यहाँ पर टॉपिक है कि जो भी अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं के लिए अपमानजनक अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप संस्कार देने का काम करते हैं, सभ्य तरीके से संस्कार दें। एक व्यास की पीठ पर बैठे हुए हैं तो इस तरह, और लड़कों को संस्कार, केवल लड़कियों को ही संस्कार देने का ठेका ले रखा है। लड़कों को संस्कार कौन देगा? लड़कों को भी तो संस्कार देना है ना। एब्सोल्युटली जी। अब ईशिका तनेजा जी, इस पर आप क्या कहेंगी? महाराज जी ये भी कहते हैं कि महिलाएं जो शादी के पहले टेस्ट ड्राइव करती हैं, व्यभिचार करती है, इस तरह के शब्द जो उनके होते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ कि हमें लड़कों को बल्कि ज्यादा संस्कारी बनाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी आगे बढ़े। लेकिन हमें लिव इन जैसी चीजों को नॉर्मलाइज भी करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसे कि जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बिल्कुल नॉर्मल हो गए, हम हर जगह देख रहे हैं, बॉलीवुड में, फिल्म्स में, गानों में, वैसे ही लिव इन नॉर्मलाइज होता जा रहा है। तो उसके अगेंस्ट तो बात करनी ही पड़ेगी। हम उसको ऐसे लूजली नहीं करते। हमारी पूरी सोसाइटी बिखरती जा रही है। पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली से थे, न्यूक्लियर फैमिली से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अब लिव इन तक आ चुके हैं। तो अब तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल आदिवासी बन जाएंगे। तो ये मॉडर्नाइजेशन के चोले में हमें चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, ये गलत है। दूसरी चीज, हमें पूरी सोसाइटी को सशक्त करना है और अभद्र
भद्रता से नहीं, वो व्यासपीठ जैसे शुद्ध इतने ब्यूटीफुल मंच पे बैठे हुए हैं, इतने सुंदर मंच पे बैठे हुए हैं, वहां से सुंदरता से लोगों को समझाएंगे तो सब समझना चाहेंगे। लेकिन ये महिला के अधिकारों के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो आपसे अधिकार नहीं छीन रहे, कोई आपसे आपका चॉइस नहीं छीन रहा है, पर आपको सही दिशा एक गुरुजन ही सिखाएगा। अगर हम चाहते हैं सबसे बड़ा सवाल ये बेबाकी है या जुबानी है, ये तो लोगों को डिसाइड करना और महिलाओं को ये डिसाइड करना है कि आखिरकार महिलाएं इसको किस तरीके से ले रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाबा अनिरुद्धाचार्य से जुड़ी ये तमाम चीजें थी जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि पहले बाबा ने माफी मांगी, उसके बाद भी लगातार इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं और पूरा का पूरा जो महिला समाज है उसको लेकर आक्रोशित है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना